हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस की। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है प्रॉफिट प्लानिंग के लिए, और यहाँ पर हम डिफरेंट रिलेशंस स्टडी करते हैं टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट या लॉस को लेकर किसी भी गिवन आउटपुट के लिए। तो दो पार्ट्स में आप प्रॉफिट अर्न को समझ सकते हैं, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जहाँ पर आपका रेवेन्यू आपकी सेल्स से टोटल रेवेन्यू ज़्यादा होता है, वो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट की यदि आप बात करेंगे तो इसमें दोनों तरह की कॉस्ट आप लेकर चल रहे हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी। तो अब एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको एक देकर दिखाया गया है कि 4 टेबल्स हैं जिनके लिए 400 रुपये की आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है और रेवेन्यू जो अर्न कर रहे हैं वो 500 रुपये है। यानी कि टोटल रेवेन्यू 500 में से आपने टोटल कॉस्ट 400 माइनस कर दी, तो आपके पास क्या बचेगा? 100 रुपये। ये 100 रुपये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ पर एक कंडीशन आप अराइव कर सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट या ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट जिसे हम कहेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ये एक टोटल कॉस्ट का ही एक हिस्सा होता है और वो मिनिमम अमाउंट होता है जो एंटरप्रेन्योर को होना बहुत ही ज़रूरी है यदि उसे अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में बने रहना है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप टोटल रेवेन्यू में से जो कॉस्ट माइनस करते हैं उसमें आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट शामिल नहीं होती है और आप टोटल रेवेन्यू में से केवल टोटल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो आप इस सिचुएशन पर अराइज होते हैं कि वहाँ पर आपको ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहे होते हैं, क्योंकि एक तरीके से आपके टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आपके एंटरप्रेन्योर के पास बचता है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, और ये इम्प्लिसिट कॉस्ट एंटरप्रेन्योर को उसके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मिलती है। तो इसे हम ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट भी कहते हैं। और जहाँ आप कहेंगे कि आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो गए हैं, वहाँ पर आप कहते हैं कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट देखने को मिलता है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? एक टेक्निक है जिससे हम प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं, और इस प्रॉफिट एनालिसिस में हम क्या कंडीशन लेकर चलते हैं कि आपका टोटल रेवेन्यू और आपकी टोटल कॉस्ट इक्वल होने चाहिए या आपका ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होना चाहिए। उस सिचुएशन में आप कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट अचीव किया जाता है। तो ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट या टोटल रेवेन्यू हम कह रहे हैं टोटल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट किस चीज़ के इक्वल होती है? टोटल कॉस्ट दो हिस्सों में बटी होती है आपके। यदि आप शॉर्ट रन की बात कर रहे होते हैं, ये एनालिसिस शॉर्ट रन से रिलेटेड है, तो टोटल कॉस्ट आपके दो हिस्सों में बटी होगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होगा? जहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू आपकी टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कवर कर रहा होगा। अगर इसे ब्रेक इवन पॉइंट से फर्म कम आउटपुट बनाएगी तो उसको लॉस फेस करना पड़ेगा, और अगर उससे ज़्यादा आउटपुट बनाती है ब्रेक इवन पॉइंट से तो फर्म को प्रॉफिट हो रहे होते हैं। इस सिचुएशन को हम फर्दर डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। पहली अजम्पशन क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस की? कि कांस्टेंट है क्या सी? कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। क्योंकि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट में डिवाइड किया आपने टोटल कॉस्ट को, और शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। दूसरा हम लेकर चल रहे हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। फिर है कांस्टेंट रिटर्न्स टू फैक्टर, मतलब कि जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाते जाएंगे सेम कांस्टेंट रेशियो में आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। कांस्टेंट सेल प्राइस रहेंगे, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस में भी किसी तरह का चेंज नहीं देखने को मिलेगा। आइडेंटिटी ऑफ आउटपुट एंड सेल्स, यानी जितना आउटपुट फर्म प्रोड्यूस कर रही है वो सारा का सारा आप मार्केट में बेच सकते हैं, तो सेल्स और प्रोडक्शन इक्वल होंगे। डिवीजन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिर मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं। 3 तरह के मेथड हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस के आपको 3 तरीके के मेथड्स देखने को मिलेंगे। पहला है ग्राफिक मेथड, दूसरा इक्वेशन मेथड, तीसरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। एक एक करके हम इन मेथड्स की बात करेंगे। पहले हम ग्राफिक मेथड की बात करते हैं। ग्राफिक मेथड जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस मेथड में हम क्या करेंगे? ग्राफ के थ्रू से इस पॉइंट
को देखने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आता है। ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता है कौन सा पॉइंट है, जहाँ पर आपका टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं। अब पहले एक चार्ट दिखा रखा है आपको, इस चार्ट में हम टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट निकालते हैं प्रोडक्शन के लिए, ताकि हम इक्वालिटी पर पहुंच सके। मानकर चल रहे हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना है, 3 रुपये है, और वेरिएबल कॉस्ट की बात जहाँ कर रहे हैं वो 2 रुपये है। तो ये ब्रेक इवन चार्ट दिया गया है, पहले कॉलम में आउटपुट, दूसरे में फिक्स कॉस्ट, तीसरे में वेरिएबल कॉस्ट, चौथे में आपको टोटल कॉस्ट दिखाई गई है जो कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर बनी है। और इस रेवेन्यू दिखाया गया है इस कॉलम में, और लास्ट में ब्रेक इवन की बात की गई है। ये जितनी भी चीज़ें हैं 1000 रुपीज़ में है। आउटपुट हम मानकर चल रहे हैं 0, 10, 20, 30, 40 अप टू 70 मूव कर रहा है। फिक्स कॉस्ट हम कह रहे हैं कि शॉर्ट रन की बात करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स ही रहती है, तो 40 रुपीज़ हम फिक्स कॉस्ट लेकर चल रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट की यदि बात करें तो यदि आप कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी। और फिर आप यदि मान लीजिए 10 आउटपुट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 रुपये पर यूनिट आपको वेरिएबल कॉस्ट, हमने यहाँ बात की थी कि 2 रुपये पर यूनिट है, तो 10 आउटपुट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 रुपये पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 20। इसी तरीके से 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो 40, 30 का करेंगे 60, 40 का करेंगे 80, 50 का करेंगे तो 100, 60 का करेंगे 120, 70 का करेंगे तो 140। फिर टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, 40 प्लस 0 40, 40 प्लस 20 60, इस तरीके से ये कॉलम अचीव किया है। फिर टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला है, कितना प्राइस था क्वांटिटी का, 3 रुपये, और कितने क्वांटिटी बिकी, यानी P इंटू क्यू कर। तो आउटपुट पहले लेवल पर 0 था तो टोटल रेवेन्यू 0 है। दूसरे लेवल पर आउटपुट 10 था, प्राइस 3 रुपये था, तो टोटल रेवेन्यू 30 है। तीसरे पर 20 यूनिट्स थी, प्राइस 3 था, तो टोटल रेवेन्यू 60 है। इस तरीके से हम टोटल रेवेन्यू निकाल लेंगे। फिर हम देखते हैं कि जहाँ पर 40 यूनिट आउटपुट आ गए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल है, और यही ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को फिर हम ग्राफ में देखेंगे, क्योंकि हम कहकर चल रहे हैं ये मेथड कैसा है, ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफ में जब आप इसी चीज़ को देखते हैं, एक्स एक्सिस पर आउटपुट, वाई एक्सिस पर कॉस्ट और रेवेन्यू दिखाया गया है। आपने टोटल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ कर लिया है और टोटल कॉस्ट कर्व ड्रॉ कर लिया है। टोटल फिक्स कॉस्ट 40 पर थी, फिक्स थी। टोटल रेवेन्यू 0 से शुरू हो रहा है, क्योंकि जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो 0 था। और फिर फर्दर आप प्लॉट कर सकते हैं इनको ईजिली कि किस तरीके से टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ता हुआ चला गया। फिर टोटल कॉस्ट भी 40 से शुरू होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट अपने आप में टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को मिलाकर बनी है, तो 40 से शुरू होगी, और उसके बाद जैसे जैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो हमने डायग्राम में प्लॉट किए हैं तीनों तरह के कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व। अब हमें कहाँ पर पहुँचना है, ब्रेक इवन पॉइंट पर। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ है, जहाँ आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है, यानी ई पॉइंट, जहाँ पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू इक्वल है। ई पॉइंट के यदि आप इधर बात करते हैं तो आपका टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है, टोटल कॉस्ट ज़्यादा है। टोटल कॉस्ट कर्व ऊपर की तरफ है, टोटल रेवेन्यू कर्व नीचे की तरफ है, यानी लॉस जोन। हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, जहां हम ब्रेक इवन पर होंगे, यानी 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। हमने कहा था पीछे भी कि यदि हम ब्रेक इवन पॉइंट के आउटपुट से कम आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे तो लॉस होगा, और ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अब ज़्यादा आउटपुट के लिए आप देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू कर्व ऊपर है, टोटल कॉस्ट कर्व नीचे है, यानी टोटल रेवेन्यू कर्व ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है, यानी इस जोन में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। फिर दूसरा मेथड जो आता है वो है इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड से भी इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हमें दो चीज़ें चाहिए, एक टोटल रेवेन्यू, एक टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू को हम कैसे निकाला था, हमने P इंटू क्यू करके। मान लीजिए जैसे कि आपके इस टेबल में जनरेट किया गया है, 3 रुपये प्राइस था और आपके 4 यूनिट्स बिक रही हैं, तो टोटल आपको कितना इनकम हो रहा है, 12 रुपये का इनकम हो रहा है, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 12। टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो दोनों के समेशन से बनेगी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब
कॉस्ट को हमने कैसे लिख लिया, टोटल कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जगह पर हमने क्या लिखा, Q इंटू ABC। ये कहाँ से आया, देखिए जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने को चलते हैं तो आप कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करके। तो आपको यदि टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की फॉर्म में, आप क्या करेंगे, आउटपुट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q इंटू ABC किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल। तो यही हमने किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जगह पर यहाँ पर हमने क्या रख दिया, Q इंटू ABC। फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट की बात करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आपका कहाँ पर आएगा, जहाँ पर आपका टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाता है, टोटल कॉस्ट के। अब हमने जो टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकाली थी, हम क्या करेंगे, और टोटल रेवेन्यू की उनको यहाँ पुट कर देते हैं। टोटल रेवेन्यू का हमने देखा था किसके इक्वल था, PQ, तो टोटल रेवेन्यू की जगह पर हमने PQ रख दिया। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल थी, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हमने एवरेज कॉस्ट के फॉर्म में रख लिया था, तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस Q इंटू ABC। अब Q वाली टर्म्स को हमने एक साइड कर लिया, इधर ये टर्म जाएगी तो प्लस की थी माइनस की हो जाएगी, फिर Q कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा P माइनस ABC इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी ब्रेक इवन क्वांटिटी, कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा ब्रेक इवन पर। तो ब्रेक इवन क्वांटिटी यानी Q निकालना था, तो Q किसके इक्वल हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्योंकि ये Q के साथ मल्टीप्लाई में टर्म है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगी, तो P माइनस ABC यानी कि ब्रेक इवन क्वांटिटी कहाँ आई, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका इक्वेशन मेथड है। तीसरा हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड की। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या बताता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपने आप में क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू कितना ज़्यादा है, किससे, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। तो वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जो भी रेवेन्यू बचता है वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाता है। और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन शॉर्ट पीरियड से रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है आपको कि 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट से आपको 100 रुपीज़ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 60 है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब 100 माइनस 60 यानी वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर 40 रुपीज़ बचे। ये 40 रुपीज़ में दो चीज़ें आपकी शामिल होंगी, जो क्योंकि आपने टोटल रेवेन्यू में से केवल टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस की है, तो बाकी जो बचा वो क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी है उसमें प्लस टोटल नेट प्रॉफिट भी है। तो ये 40 रुपीज़ जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये किसके इक्वल होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल नेट प्रॉफिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके इक्वल हो गया, टोटल नेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हम मान लेते हैं कि नेट प्रॉफिट हमारा ज़ीरो है, नेट प्रॉफिट ज़ीरो है यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके इक्वल होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल होगा। इसे एवरेज फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लें, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल लें, इसके लिए टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप Q से डिवाइड कर देंगे या टोटल आउटपुट से, और टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट को भी आप आउटपुट से डिवाइड कर देंगे। तो आप टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट के आइडेंटिटी को भी ले सकते हैं, या फिर इसको एवरेज के टर्म में भी ले सकते हैं कि एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट। अभी इसी चीज़ को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये एक डायग्राम दिखाया है, एक्स एक्सेस पर इसमें आउटपुट लिया है, वाई एक्सेस पर कॉस्ट और रेवेन्यू लिया है। नीचे से आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट बना ली जो कि ज़ीरो से शुरू होगी, फिर आपने टोटल रेवेन्यू कर्व बना लिया, क्योंकि टोटल रेवेन्यू भी अगर आप कुछ नहीं बेच रहे हैं तो ज़ीरो से शुरू होगा, और आउटपुट इंक्रीज़ होने के साथ ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती चली जाती हैं। फिर आपने क्या बनाया, टोटल कॉस्ट कर्व। टोटल कॉस्ट कर्व किन दो कॉस्ट को मिलाकर बना है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने ये यहाँ से शुरू किया है वाई एक्सेस पर। वाई एक्सेस पर यहाँ से शुरू करने का क्या मतलब है कि ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट के लिए ये आपकी क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ऊपर लगातार आपका टोटल कॉस्ट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा। इसीलिए टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट इन दोनों कॉस्ट से मिलकर बना था, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो सारी थी ये कैसी कॉस्ट थी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कर्व के नीचे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का ये जो डिफरेंस है ये आपका क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर हमने ब्रेक इवन पॉइंट की बात की थी कि जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं वहाँ ब्रेक इवन होता है। और ग्राफिक मेथड में यदि आपको याद है
तो और उससे पहले इधर फर्म को लॉस हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट ऊपर होती है, टोटल रेवेन्यू कम होता है। अगर इधर जाएंगे तो प्रॉफिट हो रहा होता है क्योंकि टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है और टोटल कॉस्ट कम है, तो यहाँ प्रॉफिट है। अब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है। ग्राफिक मेथड से तो हमें समझ आ गया कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल है ई पॉइंट पर। दूसरा हम बात कर रहे थे कौन से मेथड की? अभी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड की। टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में हमने क्या कहा कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके इक्वल होगा? टोटल नेट प्रॉफिट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। फिर हमने फर्दर मान लिया था कि नेट प्रॉफिट आपका ज़ीरो होता है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके इक्वल आ जाता है? टोटल फिक्स कॉस्ट। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर बात की थी कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन किसके इक्वल होगा? टोटल फिक्स कॉस्ट के इक्वल। अब इसी चीज़ को डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करें तो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर है। कैसे बराबर है? देखिए, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर आपका जो भी रेवेन्यू था वो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन था। तो ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है, ये आपका टोटल रेवेन्यू का कर्व है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को छोड़ दें, इससे ऊपर जो भी है टोटल रेवेन्यू जितना भी ज़्यादा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, वो आपका क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो ये जो एरिया है ये सारा आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच का एरिया है, जहाँ टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, ये बीच का हिस्सा आपका क्या है? पूरा का पूरा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को शो करता है। अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन को शो करते हुए एरिया में यदि आप ई पॉइंट से इधर की तरफ देखेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? ये, यानी टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिफरेंस था। तो ई पॉइंट से अगर इधर देखेंगे तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन था जो कि फिक्स कॉस्ट से कम है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का लेवल ज़्यादा है। फिर दूसरी तरफ आप यदि ई पॉइंट से इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये पूरा है, टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का हिस्सा, लेकिन यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? इतनी, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट कम है और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका ज़्यादा है। तो ई पॉइंट पर जब आप बात करते हैं, यहाँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिफरेंस, और टोटल अगर आप बात करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, वो भी कितना है? टोटल रेवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। यानी कि यहाँ पर इस ई पॉइंट पर तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन और हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। फिर हम साथ में बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। देखिए, ब्रेक इवन एनालिसिस से हमें पता चलता है कि कहाँ पर हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जहाँ ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगा वहाँ ऑब्वियसली कॉस्ट कैसी होगी? मिनिमम होगी। तो हमें वहाँ से क्या मिलता है? प्रोडक्शन का एक टारगेट मिलता है। हमें पता चलता है कि कितने गुड्स को हमें फाइनली प्रोड्यूस करना है। इसके बेसिस पर हम ये डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें अपने प्लांट को फर्दर एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, कहाँ हमें लॉस हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट। हम प्रोजेक्ट भी चॉइस कर सकते हैं। यदि हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी किया जा सकता है। पेमेंट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की तभी कर पाएगी फर्म जब उसको प्रॉफिट हो रहे होंगे। फिर लिमिटेशंस भी हैं इस ब्रेक इवन एनालिसिस के, क्योंकि इसमें पहली चीज़ है कि इनपुट प्राइजेस को इग्नोर किया गया है। साथ में आप आउटपुट प्राइजेस को भी ले सकते हैं। इनपुट प्राइजेस और आउटपुट प्राइजेस आपके लगातार चेंज होते रहते हैं, लेकिन जब आप ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं तो ये पास्ट डाटा पर डिपेंड करता है, जिसमें पास्ट टाइम के आप इनपुट और आउटपुट प्राइजेस को लेकर चलते हैं, तो इन चेंजेस इन प्राइजेस को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। फिर है कि ब्रेक इवन एनालिसिस स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों है? क्योंकि जितनी भी अजम्पशंस मानकर चल रहे हैं हम, वो ये दिखा रही हैं कि कांस्टेंट रिलेशनशिप्स रहेंगे। बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया है। फिर हमने लीनियर रिलेशनशिप की अजम्पशन ली है जो कि अनरियलिस्टिक है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो आपका कॉस्ट है, आउटपुट है, या टोटल रेवेन्यू और टोटल आउटपुट का रिलेशन है वो लीनियर है, यानी दोनों फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, जबकि रियल लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रॉफिट को हम माप रहे हैं केवल किस चीज़ से? आउटपुट से, कि इस ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा आउटपुट हम बनाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट बहुत सारे अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एफिशिएंट मैनेजमेंट। इनको हमने यहाँ इग्नोर कर दिया है।
अब अकाउंटिंग डाटा की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ब्रेक इवन पॉइंट कम्प्लीटली अकाउंटिंग डाटा पर डिपेंड करता है, और इस डाटा में हम केवल आपकी जो टोटल कॉस्ट ले रहे हैं उसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट या इम्प्यूटेड कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, डेप्रिशिएशन को भी नहीं लेकर चल रहे हैं। फिर ये जो एनालिसिस है शॉर्ट टर्म के लिए सूटेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। इस पूरे एनालिसिस में कहीं भी हम सेलिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करते, और ये जो एनालिसिस है फिर परफेक्ट कंपटीशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड दिखाई देता है, क्योंकि इस एनालिसिस में हम टोटल कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू के इक्वल लेकर चलते हैं, जहां हम नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात कर रहे होते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं है, केवल ज़्यादा फोकस हमारा किस चीज़ पर है, ब्रेक इवन पॉइंट पर। और ब्रेक इवन पॉइंट कैसा पॉइंट है जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं, जहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी फर्म अर्न कर रही होती है। साथ में हम ये मानकर चलते हैं कि जितना भी आउटपुट है वो कम्प्लीटली सेल हो जाएगा प्रीवेलिंग प्राइस पर, और ऐसी अजम्पशन केवल परफेक्ट कंपटीशन में देखने को मिलती है।